मोरे बंसी बजैया नंद लाला कन्हैया, मुहे मुहे ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुनो सुनो मोसे नहीं खेलो दावरे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा जरा। बहुत मशहूर नाम वाला म्यूजिक डायरेक्टर मुझे कहाँ गाना सुना, अरे मधु तू तो कमाल करता है, तू फाड़ देगी। अच्छा, तो मैं गई रिकॉर्डिंग करने, फिर रिकॉर्डिंग रिहर्सल किया। रिहर्सल रूम में उन्होंने ऐसा ऐसा कुछ बातें करना पड़ा, शुरू किया। शुरू तो मैंने लिहाज के लिए अनसुनी किया। फिर जब बातें बढ़ने लगे तो मैंने कहा सर मैं जैसे वॉशरूम जा रही हूँ, मैं वहाँ से भाग गई। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो शब्द है इसको भूल जाइए, कुछ नहीं होता है, बुलशिट। नहीं, मैं अच्छी थी, मेरे लिए और मुश्किल था। लोग घुमाते थे, कल आइए परसों आइए। वो गाना किसी से, कोई सिंगर से रिप्लेस कर दिया। मेरी हंसी तक उन्होंने रिप्लेस करके उनको अवार्ड भी मिल गया गाने से। फिर जावेद अख्तर साहब, आशुतोष गोवारिकर जी और पूरा प्रोडक्शन के लोग, रहमान जी सब बैठे हैं, और एक नया गाना मुझे दिया गया। इतना मुश्किल गाना, 3 राग उसमें है। दिन भर मैंने बैठी थी, कुछ चाय वाय पिया, कुछ नहीं खाना वाना कुछ नहीं खाया। रात के लिए इंतजार, 2-3 बजे रहमान जी आएंगे, तो 10 बजे से मैं रात 2 बजे तक मैं बैठी थी स्टूडियो। मैं बॉम्बे में हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर चाहते थे मधुश्री गाए, लेकिन स्टूडियो में इन्फॉर्मेशन मिल गया था मधुश्री बॉम्बे में नहीं हो, चेन्नई है। कितनी बार ऐसा हुआ, यहाँ पर ऐसा है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। ऐसा पॉलिटिक्स से आपको पता भी नहीं चलेगा, खुद डायरेक्ट नहीं करेंगे, रिकॉर्डिस्ट के थ्रू में, मामी के थ्रू में, किसी के थ्रू में हो, वो लोग ऐसा करेंगे, पैसा खिला के, ये करके नहीं आने देंगे आपको। अच्छा। जिस रहमान जी के लिए म्यूजिक डायरेक्टर ने मुझे एक तरह से बॉयकॉट किया कि यार ये तो रहमान जी का आर्टिस्ट है। और 8-9 साल के बाद जब उन्होंने मुझे बुलाया 2002 में, एक ऐसा गाना मुझे दिया, वो गाना तमिल इंडस्ट्री को हिला दिया। मेरे साथ कभी नीम नीम 13 दिन तक एक गाना लगा था गाना बनने में। रहमान जी को ज़रूरत होता है तब उनका वहाँ से फ़ोन आ जाता है, जब हमें ज़रूरत होता है ये सो बिजी। और फिर नाम चेंज कर दिया, तो मेरे साथ उन्होंने बात करना बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोग कहते, कुछ टेक्सचर में थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है, तो अच्छा लगता है सुन के कि इतने बड़े सिंगर के साथ जो पहली में सब गाना मैं गाने वाली थी, मुझे नहीं मिला। 1-2000 CD मैंने सबको पोस्ट किया था। हाय रामा ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें सताने लगे, जाओ हमको तो आती शर्म है। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। मैं हूँ खुशबू हजारे। आज ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना में जो पर्सनालिटी हमारे साथ है, उनकी आवाज में मिठास है, मिठास तो उनके नाम में भी है, और उनकी मीठी आवाज ऑन स्क्रीन आवाज बनी है ऐश्वर्या राय, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा जैसी एक्ट्रेसेस की। अनुष्का सेन के लिए भी इन्होंने कान्हा सो जा जरा गाना गाया, और वो गाना इतना बड़ा हिट हुआ फ्रॉम द मूवी बाहुबली 2। आज मेरे साथ है कभी नीम नीम कभी शहद शहद गाने वाली सिंगर मधुश्री जी। मधुश्री जी, वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। थैंक यू खुशबू जी, आप तो अपनी खुशबू चारों तरफ फैला रही है इतनी खूबसूरत हैं आप और इतने अच्छा बातें करती हैं आप। मधुश्री जी, बातें तो हमें आपसे भी बहुत सारी करनी है, बिकॉज आपकी इतनी खूबसूरत जर्नी रही है। हमारे शो में हम जर्नी की तो, करियर की तो बात करते ही हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बचपन के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं और कैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में आप आई। खुशबू, मैं एक म्यूजिकल फैमिली से आई हूँ। मेरे पिताजी लेट अमरेंद्रनाथ भट्टाचार्य जी, जिन्हें मुझे पहले गाना सिखाया बचपन से ही। 5 साल की उम्र में मैंने स्टेज किया। जब मैं इतनी छोटी थी तो ऐसे टूल के ऊपर मुझे खड़ा कर देते थे। ओके। और फिर गाना सीखा डॉक्टर अम्मी रंजन बनर्जी से। फिर मैंने पढ़ाई किया कोलकाता में। ओके। मास्टर डिग्री किया म्यूज़िक में। फिर मैं चली गई साउथ अमेरिका, सूरीनाम, जहाँ पर मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से म्यूज़िक टीचर कम परफॉर्मर का जॉब बहुत कम उम्र में मुझे मिल गया था। तो मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने आपको वहाँ भेजा था जी, इंडियन म्यूजिक सिखाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। ओह वाओ। से ICCR मतलब इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ओके। वहाँ पर एज ए म्यूजिक टीचर आई वाज अपॉइंटेड। और कितने साल आप US रहे?
करीब 4 साल। अच्छा, तो यूएस में जाके आप इंडियंस को ही सिखाते थे या वहाँ के लोकल्स भी आपसे सीखते थे म्यूजिक? दिस इज़ साउथ अमेरिका, सूरीनाम। वहाँ पर इंडियंस तो आते ही थे, लेकिन नॉन इंडियंस भी आते थे, वाइट पीपल आते थे, हाँ। ब्लैक लोग आते हाँ। थे, इंडोनेशियन, चाइनीज़, जापानीज़, बहुत सारे। हाँ। मेरे करीब 4 साल के जर्नी में 250 स्टूडेंट रहा है। अच्छा, तो आप उन्हें इंडियन क्लासिकल सिखाती थी? जी। अच्छा, और मैं सिखाते-सिखाते बहुत कुछ सीख गई। क्या जैसे मतलब? नहीं, एक होता है ना कि मैं जिस उम्र, आई वाज़ 22, 23 इयर्स हाँ ओल्ड, जी। तो वहाँ पर मैं जब गई, तो मुझे सिखाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ। लेकिन जब स्टूडेंट्स आते थे और अलग-अलग आवाज़ है, अलग-अलग अंदाज़ है, और उनको सिखाते-सिखाते मैं भी खुद अपने को बहुत अच्छा। ट्रेंड कर लिया। अच्छा। जी। अच्छा। और वहाँ पर मैं इंडियन म्यूज़िक तो सिखाती थी, लेकिन साउथ अमेरिका में जो लैटिनो म्यूज़िक, हम्म। वो सुनती थी मैं। ओके। और फिर मैं उस म्यूज़िक में हिंदी वर्ड हम लोग लिखे, टूटी-फूटी हिंदी वर्ड लिख के काफ़ी सारे एल्बम, मतलब वेस्टर्न म्यूज़िक में मैंने रिकॉर्ड ओके। किया। ओके, फिर इंडिया वापस आना कैसे हुआ आपका? देखो खुशबू, बचपन से मुझे एक ये था कि मुझे प्लेबैक सिंगर बनना है, अच्छा। और मेरे डैडी हमेशा चाहते थे मैं क्लासिकल सिंगर बनूँ। हम्म। तो मतलब घर पे फ़िल्मी गाना बजा, जो रेडियो में जो बजता था वो मना था, ओके। सिर्फ़ क्लासिकल सुनो। लेकिन होता है ना, बचपन से एक इच्छा होती है कि मैं क्लासिकल, अरे फ़िल्मी गाना गाऊँ, फ़िल्म सिंगर बनूँ। तो वो चीज़ क्या हुआ, जब मैं सूरीनाम में गई, वहाँ पर मैं क्लासिकल सिखाती थी। हम्म। लेकिन जो स्टूडेंट्स आते थे, हम्म। वो लोग फ़िल्म के ज़रिए इंडिया को जानते थे। ओके। तो आके कहते थे, मैडम, देवी जी, मुझे देवी जी अच्छा। देवी जी, हम क्लासिकल तो सीखेंगे, लेकिन कुछ लता जी का गाना, आशा जी का गाना सिखा दीजिए। और मैंने वो सब गाना सुना नहीं कभी, तो डैडी ने सुनने नहीं दिया। सुनने नहीं दिया। तो वो सब गाना मैं सुन के मैंने एम्बेसडर को बताया, जी क्या करें? तो उन्होंने कहा, कुछ इंटरेस्टिंग कुछ आप, बिकॉज वी केम हियर टू प्रमोट आवर इंडियन कल्चर, अगर कोई स्टूडेंट ही नहीं आए तो कैसे सिखाएंगे? तो कुछ इंटरेस्टिंग कुछ करे। तो मैंने राग बेस्ड, जो क्लासिकल बेस्ड जो फिल्मी सॉन्ग, उसको मैं खुद सीख के उनको सिखाती थी। और जब मैं सिखाती थी, तब वो लोग कहते थे, अरे देवी जी, आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छा है, क्यों ना आप फिल्मों में गाते हैं? अच्छा। तो वहाँ से मुझे और भी इनकरेजमेंट मिला था। ओके। तब जब मेरा टर्म्स खत्म हो गया, हाँ। तो मैं इंडिया आई हाँ। प्लेबैक सिंगर बनने के लिए। अच्छा, लेकिन प्लेबैक सिंगर बनना आसान नहीं है, फिर चाहे आपने म्यूजिक सीखा हो नहीं सीखा हो, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस चाहिए आपको, ऐसे लोगों के साथ मीटिंग्स और जान पहचान करनी पड़ती है जो फिल्म इंडस्ट्री में आपको काम दिला सके। तो कितना मुश्किल था वो, और कैसे आपकी शुरुआत हुई फिर फिल्म इंडस्ट्री में? ये तो पूछो ही मत, हाँ। बहुत मुश्किल था। एक तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था बॉलीवुड के बारे में, आ तो गई यहाँ पर। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि लोग पूछते थे, आप किसकी आवाज़ में गाते हो? लता जी स्टाइल है ना, आशा जी स्टाइल? अच्छा, तब तक ये इसी में बटा हुआ था म्यूजिक। क्योंकि हाँ। अलका जी उस टाइम में राज कर रही थी, हाँ। तो किस स्टाइल में आप गाते हो? हाँ। मेरे लिए तो कोई गाना नहीं बनाएंगे। हाँ। अगर कोई सोचो कोई स्टाइल में गाना हो तो मुझे ट्राई करेंगे। ओके। तो मैं कहती थी, मैं तो कोई स्टाइल में नहीं गाती, अपने स्टाइल में गाती हूँ। हम्म। तो फिर मैं एक एल्बम किया अपनी आवाज़ में, और मेरे हस्बैंड ने उसमें म्यूज़िक दिया। तो फिर मैं सबको भेजना शुरू किया। किसी ने चांस नहीं दिया, लेकिन जावेद साहब को अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे राजेश रोशन जी के पास भेजा, और फिर मुझे चांस मिला। बस दैट वाज माय फर्स्ट चांस इन बॉलीवुड। कौन सा वो गाना था, कौन सी मूवी थी? पहली फिल्म के नाम है मोक्ष। पहले मोक्ष में हाँ। मनीषा कोइराला हीरोइन थी, हाँ। और मोहब्बत ज़िंदगी है। अच्छा, और कैसी नर्वसनेस थी, कैसा फील था, बिकॉज आप पहली बार बॉलीवुड के लिए गा रही थी, क्लासिकल में मास्टरी थी, क्या इससे पहले आपने कोई बॉलीवुड सॉन्ग किसी स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया था? हाँ, स्टेज में किया था, सूरीनाम स्टेज पे? में किया हाँ। था, लेकिन रिकॉर्डिंग कभी नहीं किया। हाँ। हाँ। तो राजेश रोशन जी, वो भी एक इंटरेस्टिंग कहानी, जब मैं उनके सुनाने गई, कैसेट सुनाया, हाँ। तो कहा, ये तुमने गाया? तो मैंने कहा, हाँ ये मेरी आवाज़ है। तो उनको विश्वास नहीं हुई, कहा खाली आवाज़ में यही गाना सुनाओ। कौन सा गाना था वो?
एक एल्बम का गाना था। हाँ ले जा मेरा संदेश तू ले जा मेरे पिया के देश हवा। दैट वाज माय एल्बम सॉन्ग। तो मैंने सुनाया, तो फिर खाली आवाज़ में मैंने उनको सुनाया, तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्या है, ये गाना मैंने अलका जी के लिए बनाया था, लेकिन अलका जी अभी है नहीं, तो मैं ट्राई करूँगा, अच्छा अगर आप सही गाया तो हम्म उसके गाना रखा जाएगा। तो उस वक्त क्या था, एक तो प्रेशर था, पता नहीं पसंद होगा कि नहीं, हाँ एकदम कोई हाँ, एक्सपीरियंस हाँ। नहीं था। तो फिर मैं रिकॉर्ड करने गई, मैंने एक जगह लिया उसमें, तो उन्होंने ऐसा किया और शीशे के रूम से मैं देख रही थी, मैं रुक गई। हाँ तो फिर वो आया, क्यों रुक गए? मैंने कहा आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं बहुत अच्छा था। अच्छा उन्हें अच्छा लगा इसीलिए उन्होंने हाथ ऊपर किया। तो मैं डर गई थी। हाँ। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। उसके बाद भी कुछ खास नहीं हुआ। फिर वो गाना रिटेन कैसे हुआ, मतलब बिकॉज उन्होंने तो पहले ही कह के किया था कि ये गाना गवाना अलका जी से है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। तो क्या रहा कि आपका गाना बज गया, आपका गाना रिप्लेस नहीं हुआ? वरना अक्सर ऐसा होता है कि नए सिंगर्स आते हैं तो उनका हो जाता है, वो सिर्फ डमी बन के ही रह जाते हैं। तो क्या सिचुएशन थी कि आपका उसी गाना? टाइम में उन्होंने आके कहा बहुत कमाल है, हाँ। तुमने कमाल कर दिया। तो तुम्हें रुक क्यों गई? मैंने कहा सच, मैंने सोचा शायद आपको अच्छा नहीं लगा। बोले नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो गाना था। उसके बाद शंकर महादेवन के लिए मैंने कुछ रिकॉर्ड किया था, कल हो ना हो, जी। माही वे यस तेरे माथे झूमर चमके तेरे कानों वाले। उसके बाद वो गाना, तुम्हें आज मैंने जो देखा चमका है किस्मत का तारा। तो लेकिन वो रिकॉर्डिंग पहले हो गया था, फिल्म बाद में रिलीज हुई। अच्छा, तो ये जो रिकॉर्डिंग्स हुई थी तब आपको बताया नहीं गया था किसके लिए गाना है? कुछ नहीं। तो आपने एक्सप्रेशंस कैसे दिए? नहीं मतलब मुझे सिचुएशन तो मैं पूछ लेती थी, ये हाँ, क्या सिचुएशन जैसे है। माही वे तो वो पार्टी सॉन्ग जैसा पार्टी है, सॉन्ग है, तो है। बताया गया था आपको कि हाँ पार्टी एक सॉन्ग है या पार्टी प्रीति सॉन्ग है, जिंटा आप पे शाहरुख खान भी नहीं वो होंगे? ऐसा कुछ नहीं कुछ होता है। नहीं। कहा ये पार्टी सॉन्ग है, आपको पैपी नंबर है, आप गाना, ये मीनिंग है, ऐसा एक्सप्रेशन है, अब गाओ। और शंकर महादेवन तो खुद बहुत अच्छा गाते थे, तो गा के बताया तो मुझे और आसान हो गया था। लेकिन तो भी ना, ये कुछ रिकॉर्ड किया तो भी कुछ मुझे हुआ नहीं। और मुझे शुरू से ये था कि रहमान जी के लिए मैंने गाऊं। अच्छा हाँ, क्योंकि कोई मतलब सही तरह से जो चांस होता है ना, जिसमें मैं एक मार्क छोड़ सकूं मधुश्री, वो नहीं हो रहा था। हाँ, कोशिश कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी। क्या रीजन था कि नहीं हो पा रहा था? बहुत सारे रीज़न था। एक तो अलका जी, कविता जी उस टाइम में रूलिंग में थी, और नए नए सारेगामा शुरू हुआ था। और दूसरी बात है, कंपनीज जो है वो लोग, कैसेट बिकता था, उन लोग को नाम बिकते थे, तो कोई नए सिंगर को चांस वो लोग नहीं देना चाहते थे। कैसेट बिकेगा कि नहीं, ये भी एक होता है। सेकेंड थिंग है, म्यूजिक डायरेक्टर तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। उनके जो मैनेजर, उनके जो 3-4 जो क्रॉस करके जाना मुश्किल था। मैं यंग थी, देखने में अच्छी थी, मेरे लिए और मुश्किल था। लोग घुमाते थे, कल आइए, परसों आइए, चलिए हम लोग घूमने चले, मतलब बहुत सारे जो होता है गलत रास्ते पे लेके जाना। और लेकिन मैं शुरू से ठीक थे कि मुझे गाना है, स्ट्रगल करना है, मुझे ये सब चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि मेरे लिए एक बैकअप है। साउथ अमेरिका में मैं जिस तरह से एक 4 साल के मैंने नौकरी किया, अच्छा पैसा कमाया, तो अगर यहाँ पर नहीं होगा तो मैं फिर वापस जाऊंगी। ये सब रास्ते में मुझे नहीं जाना। लेकिन बहुत झेला मैंने। माही वे इतना बड़ा हिट हो गया, उसके बावजूद आपको स्ट्रगल तब भी करना पड़ा? उस फिल्म तो बाद में रिलीज हुई थी। अच्छा, रिकॉर्डिंग पहले किया था मैंने। बट जैसे शंकर एहसान लॉय के साथ आप गा रहे हो, बिग नेम थे वो और अभी भी है, उसके बावजूद भी मतलब काम में दिक्कत थी? बहुत। ये तो आई डोंट नो, शायद अभी भी होते होंगे लड़कियों के साथ। क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई गाना आपने गाया हो और वो बाद में रिप्लेस हुआ हो किसी और से, बिकॉज उनकी फेवरेट सिंगर हो? ऐसा एक गाना हुआ था, बहुत ही अच्छा गाना था, क्योंकि ये गाना तब हुआ जब मेरा कभी नीम नीम सुपरहिट हो गया था। लोग ने मुझे ढूंढना शुरू किया, मुझे काम मिलना शुरू किया। तो एक बार किसी ने मुझे बुलाया था, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी, मुझे किसी को आहत नहीं करना, तो मुझे बुलाया था मेरे एक्सप्रेशन के लिए कि इस गाने को आप गाइए। कई लोग ने गाया,
तो फिर मैंने मेरा जो एक होता, मैं जब गाना गाती हूँ तो उसके अंदर चली जाती हूँ, मतलब उसका जो फीलिंग्स है, स्माइल, अपने एक्स्ट्रा स्माइल दे दिया, एक्स्ट्रा कुछ कर दिया कि थोड़ा अलग लगे। तो वो किया, उसके बाद वो गाना किसी से, कोई सिंगर से रिप्लेस कर दिया, मेरी हंसी तक उन्होंने रिप्लेस करके उनको अवार्ड भी मिल गया गाने से। तो उसके बाद से जब भी मुझे कोई कहते थे, मैंने कहा सर मैं आपके लिए फ्री में गा दूंगी, रोज आके रिहर्सल करूंगी, लेकिन ये अगर फाइनल है तो। अच्छा, उसके बाद से आपने ये कहना हाँ, शुरू मुझे किया। आपको लगता है कि मैं नहीं गा पाऊंगी, कोई बात नहीं, मैं नहीं गाऊंगी, लेकिन मैं जब गाती हूँ दिलो जान से गाती हूँ, उसमें आत्मा लगा देती हूँ, और फिर आप वही गाना किसी को रिप्लेस कर देंगे तो मैं टूट जाती हूँ। करेक्ट, करेक्ट। तो पहले बोल दीजिए कि ये गाना एक ट्राई है, अगर बोल के करेंगे तो मैं उस सोच के मैं कुछ करूँगी, अगर आप कहेंगे नहीं फाइनल है, बाद में आप रिप्लेस कर दिया, वो चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और ये चीज़ बाहुबली के टाइम में हुआ था। बाहुबली की गाना लता जी को सोच के बनाया गया था। गाना सो जाना जी, लता जी ने हाँ कर दिया था, फिर लता जी बीमार थी, लेकिन एम किरवानी जी चाहते थे लता जी गाए, तो फाइनली उन्होंने नहीं गाया, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तब तक फिल्म का शूटिंग हो चुकी है, रिलीजिंग में है, तो उन लोग को गाना गवाना था, तो उन सबको बुला के गवाया। अब किन किन को बुलाया गा मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने कहा सबको बुला के गवाया, लेकिन वो मैचिंग नहीं हुआ है। अच्छा, लता जी की वॉइस के टेक्सचर से मतलब उस गाने को जो है वो नहीं हुआ। तो मुझे बुलाया उन्होंने और मुझे कहा गया देखो ये गाना बहुत सारे सिंगर ट्राई कर चुके हैं, तो मधु जी सॉरी, आपको भी एक गाना आप गाइए, मुझे मालूम है आप अच्छा गाएंगे, लेकिन मुझे डायरेक्टर को सुनाना पड़ेगा। अच्छा, अगर वो ओके करेंगे तभी रखा जाएगा। सो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि ये रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, वैसे नहीं भी रह सकता, लेकिन मैंने फुल जस्टिफाई किया गाने को, और मैंने गाना होने के बाद आके मैंने किसी को नहीं बताया। अच्छा, कि अगर गाना पता नहीं होगा हाँ, कि नहीं है, सही है। सिर्फ मेरे हस्बैंड को बताया, किसी को नहीं बताया। फिर उस वक्त मैं जी म्यूजिक में जजिंग कर रही थी, जी बांग्ला में। तो एक दिन पलक जो सिंगर है वो मुझे कहा, मैं तो दी आपने बाहुबली में गाया, तो मैंने कहा बाहुबली में, हाँ आपकी आवाज़ लग रही थी। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैंने सुना रिलीज होगी। अच्छा, देन आई रियलाइज्ड कि ओके मेरी आवाज़ रखा गया। अच्छा, तो जब गाना रिलीज हुआ तब आपको पता चला? जी। तो कीरवानी जी ने पहले आपको इन्फॉर्म नहीं किया कि आपकी आवाज वाला गाना फाइनलाइज हुआ है या ये? कुछ नहीं पता था, क्योंकि बहुत जल्दी, मतलब आई थिंक अप्रैल में फिल्म रिलीज हुई, मार्च महीने में मैंने गाया, तो टाइम भी नहीं था ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब लोग फोन करने लगे, ये आप ही की आवाज है। 2 लाइन्स हो जाए फिर तो इस गाने की। मुरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुहे मुहे ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुनो सुनो मोसे नहीं खेलो दावरे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और आपके लिए तो हर जगह, मतलब मैंने कई गानों में भी देखा है कि आपके जहाँ गाने होते हैं अनप्लग्ड आप गाते हो, उसके नीचे लिखा होता है कि ऑटो ट्यून लीव द चैट बॉक्स, मतलब ऐसे कि आपको, मतलब खत्म है सारी दुनिया इस आवाज के आगे। बहुत ही खूबसूरत आवाज जो आगे आनी चाहिए थी। जैसा कि आपने बताया कि ये गाना आपने एंड टाइम पर गाया, तो जब ऐसे टाइम पर कोई गाना आता है और इम्पोर्टेंट सॉन्ग होता है, क्योंकि आपको पता है कि तब आपको पता था बाहुबली के लिए यूज होने वाला है ये गाना। एक्चुअली क्या हुआ था, जब मुझे फ़ोन आया था बाहुबली के लिए गाना है आपको, तो मैंने विश्वास नहीं किया। अच्छा, क्योंकि बाहुबली नेक्स्ट मंथ रिलीज होने वाले, तो मैं कहा बाहुबली गाना, तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं आपको जाना चाहिए, तो मैं सीरियसली नहीं। आपको एक बार ट्रस्ट भी नहीं हुआ कि हाँ, बिकॉज हाँ। मूवी इतना लेट कैसे? जी, अच्छा, जी, जी, जी। तो गाने में क्या एफर्ट्स थे और कितना टाइम लगा इस गाने को गाने में, बिकॉज दिस इज अ टफ सॉन्ग। यस, टफ सॉन्ग, बट बेसिकली आई एम ए क्लासिकल आर्टिस्ट, या और मैंने इस गाने को एक क्लासिकल का अंदाज में गाया, और जब मुझे कहा गया आप गाइए, एक एक लाइन हम डब करेंगे, क्योंकि आज रात को फाइनल देना है।
अच्छा। एक एक लाइन हम डब करेंगे, आप डोंट वरी, आप सुनिए और गाइए। तो मैंने जब गाना सुना तो मैंने देखा इस गाने को पंच करके नहीं हो सकता है। अब मुरे बंसी बजैया, एक ही बार करना पड़ेगा। Yeah. मुरे बंसी बजैया, नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। मुहे मुहे ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, यहाँ पर कहाँ पंच करेंगे आप। Yeah. तो मैंने उनको इंसिस्ट किया कि बहन जी मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं ना गाना सीख लूँ। बोले नहीं नहीं मधु जी हो जाएगा, यू आर सच ए ब्रिलियंट सिंगर, मतलब मुझे इनकरेज कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैं आज रात को गाना सीख लूँगी। आपको आज रात को देना है, मैं कल सुबह अर्ली मॉर्निंग करूँगी 100%। मुझे होटल जाने दीजिए। मैं होटल गई, गाना पूरा नोटेशन किया, गाना कई बार रिहर्सल किया, जैसे हम लोग क्लासिकल में करते हैं। ओके। और पूरा बाई हार्ट याद कर लिया। और फिर मैंने किरवानी जी से पूछा था जे सिचुएशन क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये गाना एक भजन है। तो मैंने कहा भजन के लिए आपने मुझे बुलाया, मैं तो रोमांटिक गाना ज़्यादा गाती हूँ। तो उन्होंने हंस के कहा ये रोमांटिक भजन है। ओके। तो मैंने कहा रोमांटिक भजन? बोले हाँ, हीरोइन जो है वो मंदिर जाती है भगवान के लिए, लेकिन उनके मन में हीरो जो है वो सोच उनमें हीरो का ही है। तो मुझे पूरा सिचुएशन मालूम हो गया था। तो फिर मैंने किरवानी जी सुबह 10 बजे आने वाले थे, मैं 9 बजे पहुंच गई और रिकॉर्डिस्ट को कहा आप एक बार रिकॉर्ड कर लीजिए। वो कहा नहीं 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 सर विल कम एंड ही विल रिकॉर्ड। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मैं रिहर्सल करूँगी, वो रिकॉर्ड कर लो। तो कोई नहीं था ना, मैं बेफिक्र होकर जो मैंने सीखा है एक टेक में मैंने कर दिया, करके मैं बैठी थी। अच्छा। फिर किरवानी जी आए, कहा चलिए मधु जी। मैंने कहा बिल्कुल करते हैं, लेकिन मैंने एक रिहर्सल किया, आप सुन लीजिए ऐसे मुझे करना है कि नहीं। ओके ओके। तो कहा अच्छा आपने रिहर्सल किया? मैंने कहा तो मुझे उन्होंने सुना, हाँ यू कैन गो डाउन। ओ रिहर्सल वाले ही फाइनल कर दिया था। इट्स डन। वाओ वाओ। तो ऐसा होता है कभी कभी, है ना, कभी कभी मतलब जिस चीज का इंतजार आप मे बी अर्ली 2000s में कर रहे थे, 2003 2004 में, वो आपके साथ लेट ऑफ हुआ। नहीं, कभी कभी क्या होता है आप बहुत रिहर्सल करके जाओ, हाँ, वो चीज नहीं निकलता है। नहीं निकलता है। ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ। हाँ, एक तो रंग दे बसंती फिल्म में तू बिन बताए, हाँ, वो रिहर्सल था, स्केच था। अच्छा, वो भी रिहर्सल वाला गाना था जो स्केच के लिए। ओके, स्केच के लिए मैंने, हम दोनों ही गाने वाले थे, लेकिन एक रिहर्सल के एक ही बूथ में हम दोनों खड़े हो गए और हम दोनों ऐसे गाना कैजुअली गाया। हाँ, और कहा गया आप रिकॉर्ड कर लो शूटिंग के लिए, बाद में फाइनल आपको बुलाया जाएगा। वो फाइनल कभी बुलाया नहीं। तो मैंने कहा हो सकता है मेरा गाना रखा नहीं। हाँ, लेकिन वो गाना जब निकला सुपर हिट हो गया। हाँ, और स्वदेश फिल्म में ऐसा हुआ था जी। ऐसे जैसे हम लोग बैठे हैं, हाँ, ऐसे होटल के रूम में हम लोग, नेक्स्ट दिन उनका शूटिंग था और वो गाना अलका जी गाने वाले थे, अलका जी और उदित जी। ओके। तो हमें रहमान जी ने बुलाया था स्क्रैच गाने के लिए। रहमान जी के साथ हमने बहुत गाना गया, तो पहली बार उन्होंने स्क्रैच के लिए बुलाया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि ही वॉज वेरी स्पेशल फॉर मी, ही इज़ ऑल्सो। तो मैं गई वहाँ पर और होटल के रूम में जैसे शाहरुख खान मेरे सामने ऐसे बैठे, ये देखते मधुश्री आप गाइए। अब सोचिए यार, अच्छा ना शाहरुख खान फिर जावेद अख्तर साहब, आशुतोष गोवारिकर जी और पूरा प्रोडक्शन के लोग, रहमान जी सब बैठे हैं और एक नया गाना मुझे दिया गया। इतना मुश्किल गाना, 3 राग उसमें है। तो वो गाना दिया गया, कहा अभी गा लीजिए, कैजुअली गा लीजिए, डोंट टेंस, टुमारो इसका शूटिंग होगा। फिर इसका मुझे मालूम था स्केच गवा रहे थे वो वहाँ पे, क्योंकि कल उनको शूट करना था इसलिए। अच्छा। तो हमने जब स्क्रैच हो जाता है ना, स्क्रैच गाने को कुछ बोलते हैं ना, कि बाद में आप गाएंगे, तो हम बेफिक्र हो जाते हैं। अच्छा। तो हम ऐसे ही कैजुअली गा लिया। इतना अच्छा हो गया, वो स्क्रैच ही रखा गया। वो होटल के रूम में जैसा था वैसे रख दिया। वो स्टूडियो में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है गाना। क्या बात है, 2 लाइन्स उस गाने की भी फिर तो होनी चाहिए। पल पल है भारी वो बिपता है आए, मोहे बचाने अब आओ रघुराई, आओ रघुवीर आओ रघुपति राम आओ, मोरे मन के स्वामी मोरे श्री राम
राम जपती हूँ, सुन लो मेरे राम आओ, राम राम जपती हूँ, सुन लो मेरे राम जी। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग। आपने बताया कि आपकी जर्नी जो शुरू हुई पहले राजेश रोशन जी के साथ, फिर शंकर एहसान लॉय के साथ, ए.आर. रहमान के साथ कैसे शुरुआत हुई, कैसे फर्स्ट मुलाकात हुई? बिकॉज मिलना ही बहुत बड़ी बात थी, ए.आर. रहमान मतलब। मैं एक स्टूडियो में उस वक्त मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी, और 2001 में मैं एक स्टूडियो में एक जिंगल गाना गाने के लिए गई थी सुबह, और बॉम्बे के बारे में मुझे इतना मालूम नहीं था, एकदम न्यू कमर आप कह सकते हैं, रास्ता घाट कुछ मालूम नहीं था। तो स्टूडियो में पहुंच गई वहाँ पर, और रिकॉर्डिंग हो गई। वो तो एक जिंगल था, 2 लाइन का हो गया, और फिर पता चला रात को रहमान जी आएंगे स्टूडियो में। अच्छा, तो उन्हीं का स्टूडियो था वो? अच्छा, किसी और? कुछ स्वदेश फिल्म का कुछ मिक्सिंग के लिए आएंगे, और कुछ सिंगर्स के वॉइस टेस्ट करेंगे। ओके। मैं सोच रही थी मैं 10 बजे वहाँ पर, 11 बज गया था, फिर मैं अंधेरी आऊँगी, फिर रात को जाऊँगी, तो क्या किसी को नहीं जानती थी, आई डोंट नो एनीबॉडी। और जो म्यूज़िक जिंगल जिसके लिए क्या, उसका तो हो गया था, वो का पैसा दे दिया, अब जा सकते। मैं बैठी थी, मैं कहा मैं नहीं जाऊँगी। दिन भर मैंने बैठी थी, कुछ चाय वाय पिया और कुछ नहीं, खाना वाना कुछ नहीं खाया, रात के लिए इंतज़ार। 2-3 बजे रहमान जी आएंगे, तो 10 बजे से मैं रात 2 बजे तक मैं बैठी थी स्टूडियो में। अच्छा। हाँ, फिर मैं सुबह के 10 बजे से? हाँ। और इंतज़ार किया मतलब? आप इंतज़ार किया, मुझे रहमान जी को मिलना है जी। क्योंकि मैंने सुना था कि रहमान जी एक ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर है जो सिंगर को सही चांस देते हैं, मतलब आवाज़ के हिसाब से जो चांस मिलना चाहिए सही, और उनमें ऐसा कुछ नहीं है इधर चलो उधर चलो घुमाना वो सब कुछ नहीं है, स्ट्रेट कट। तो फिर मैं ब्रिजभूषण जी जो वर्जिंग की दुनिया में माहिर हैं, तो उनको मैं जानती थी। मैंने फ़ोन किया कि ब्रिज जी बहुत भीड़ है, सब सिंगर्स के इतना लाइन में धक्का मुक्की हो रहा है सब जाने के लिए, वॉइस टेस्ट के लिए, मैं कैसे जाऊँ, मैं तो कुछ नहीं जानती, आप मुझे एक बार कुछ, रहमान जी के साथ उनको बहुत अच्छा रिलेशन था, अगर मिला दी। तो ब्रिज जी आए थे, सो थैंकफुल टू हिम। उन्होंने आशुतोष वाले करके कहा ये बच्ची बहुत अच्छा गाती है, उसको एक बार आवाज़ सुन लो। तो मैं मुझे बुलाया उन्होंने, तो मैं गाया, एक लाइन था अलका जी ने गाया था इसमें लगान फिल्म में, काली मेघा पानी तो बरसाओ, ये गाना उन्होंने गाया था। तो आप मुझे आशुतोष जी ने कहा ये लाइन आप सीख लीजिए, आप माइक में गाइए, आपको वॉइस टेस्ट किया जाएगा। तो काली मेघा पानी तो बरसाओ, मैंने थोड़ा सा हरकतें ज़्यादा किया, तो रहमान जी स्माइल किया, वो कहा आर यू क्लासिकल सिंगर? मैं कहा यस, कैन यू सिंग क्लासिकल फॉर मी? तो मैंने कहा यस, लेकिन तो तानपुरा तो है नहीं, कैसे गाऊंगी, मतलब यू नो मैं साउथ अमेरिका से आई, और उस तरह से मैं थी वहाँ पर, यहाँ पर आके स्ट्रगल कर रही थी, मुझे किन से क्या बात करनी है कुछ मालूम नहीं था, हाँ जी भी नहीं करना आता था। मैं कहा तानपुरा नहीं है, क्लासिकल कैसे गाऊँ? तो वो स्माइल किया ऐसे ही खाली आवाज़ में। तो मैंने फिर पूछा क्लासिकल तो बहुत बड़ा होता है, विलंबित, द्रुत, कितना देर तक गाऊँ, विलंबित गाऊँ? तो उनको लगा कि वो कुछ नहीं जानती, वो कहा जो भी आपको मन करे आप गाइए। तो मैं आंखें बंद 5 मिनट्स, तो आंखें बंद के मैंने क्लासिकल शुरू किया, आधा घंटा तक मैंने गाया, उन्होंने सुने। मैंने खुद जब सब कुछ तान सरगम आलाप बलाप जो क्लासिकल में होता है छोटे रूप में मैंने कर लिया, करके मैंने देखा, तो मैंने देखा लोग सुन रहे थे, तो मैंने पूछा यू लाइक इट? तो हंसते सब लोगों ने कि वो कहा यस यस गुड। तो मुझे लगा उन्हें बुलाएंगे, लेकिन 1 साल तक नहीं बुलाए। अच्छा। हाँ, देन उस टाइम भी मैं बहुत स्ट्रगल कर चुकी थी, इधर उधर से परेशानी, सब लोग परेशान करते थे, म्यूज़िक मिलने जाती थी, म्यूज़िक डायरेक्टर से मिलना मुश्किल था, उस टाइम में मोबाइल इतना अवेलेबल नहीं था, लोगों की बहुत मुश्किल था। तो फिर मैंने कहा चलो, मैंने 2-3 फिल्में गाना गा लिया, हो गया, अभी मुझे यहाँ पर चांस वांस नहीं मिलेगा, और बॉम्बे में बहुत खर्चा होता है। हाँ जी, अगर आपके पास काम नहीं है, आपके पास सपोर्ट नहीं है, अकेले आप नहीं रह सकते हो। यस।
तो जो मैंने पैसा लाई थी, खर्चा ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा अभी मैं जाती हूँ। मैं पैक कर रही थी, मेरा जो जहाँ पर मैं रेंटल रहती थी, मैंने कह दिया कि मैं अभी जा रही हूँ, आप मुझे दे दीजिए। उसी वक्त मुझे, उसी दिनों में मुझे फ़ोन आया कि आपको रहमान जी ने बुलाया। आह, फिर मैं गई, बस रह गई बॉम्बे। और वो कौन सा गाना था? नैना मिलाए के मुँह से नैना, झूठ कपट छल कीनी, झूठ कपट छल कीनी मुँह से नैना। ये एक ठुमरी था जो साधना सरगम के साथ मैंने गाया था। अच्छा। तो 3 दिन मैं रुक गई थी चेन्नई में। तो 3 दिन तक उन्होंने बहुत सारे कंपोजिशन बनाया था, 4-5 ठुमरी बनाया था, जिसमें ये ठुमरी फाइनल किया गया। हाँ, बस उसके बाद तहज़ीब फिल्में, तीनों गज़लें मैंने गाई। जी। उसके बाद कभी नीम नीम, कभी शहद शहद। ये गाना तो मैं बिना सुने इस इंटरव्यू को आगे ही नहीं बढ़ाऊं, बिकॉज बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है ये। मोरा पिया, मोरा पिया, मोरा पिया हो, नजरों के तीर में बसा है प्यार, जब भी चला है वो दिल के पार, लज्जा से मरे रे ये जिया पिया, लज्जा से मरे रे ये जिया। कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सख्त सख्त, हो मोरा पिया, मोरा पिया, मोरा पिया हो। आपको बताया गया था कि रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन का ये लव और सेंचुअस टाइप का सॉन्ग है कपल का, बताया गया था, और आपने उसी को इमेजिन करके ये गाना गाया। जी। इस गाने ने तो डेफिनेटली आपको सभी तरफ पॉपुलैरिटी दे दी थी इंडस्ट्री में, और आपका कंपैरिजन टॉप की प्लेबैक सिंगर्स के साथ होने लग गया था, बिकॉज आप ऐश्वर्या राय, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा की वॉइस बन रही थी। तो फिर क्या रीज़न रहा कि आपको जितने गाने मिलने चाहिए थे, जैसी आपकी वॉइस है, उतने नहीं मिल पाए? ट्रू, पॉलिटिक्स, ग्रुपिज्म, मोनोपोली, और हमारा ही सिंगर कम्युनिटी का जो सिंगर्स, जो हमारे भाई बहन है, वो सबका जो प्रेशर था। मैं बॉम्बे में हूँ, मुझे डायरेक्टर प्रोड्यूसर चाहते थे मधुश्री गाए, लेकिन स्टूडियो में इन्फॉर्मेशन मिल गया था मधुश्री बॉम्बे में नहीं हो, चेन्नई है। कितनी बार ऐसा हुआ, रूमर्स फैलाए गए। किसने फैलाया मालूम नहीं, जिसका फायदा होगा वही फैलाए। आप किसके लिए सबसे बड़ी कंपटीशन थी? आई डोंट नो, मैं किसी के नाम नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन उस वक्त और अभी भी ऐसा होता है कि मेरे आवाज़ को नहीं चाहते लोग आगे आए, क्योंकि आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। मैं तो किसी को नहीं डरती, मैं कोई अच्छा गाते मैं ऑलवेज अप्रिशिएट करती हूँ कि मैं सिखाती थी, मेरे स्टूडेंट अच्छा गाते तो मुझे खुशी होती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। ऐसा पॉलिटिक्स से आपको पता भी नहीं चलेगा, खुद डायरेक्ट नहीं करेंगे, रिकॉर्डिस्ट के थ्रू में, मामी के थ्रू में, डैडी के थ्रू में, दोस्त के थ्रू में, किसी के थ्रू में वो लोग ऐसा करेंगे, पैसा खिला के, ये करके नहीं आने देंगे आपको। और मेरे ख्याल से उससे मेरे साथ नहीं, सबके साथ ही शायद ऐसा होता होगा, क्योंकि मैं अकेले फाइट करती हूँ, मेरे पीछे कोई ऐसा नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है जो मुझे सपोर्ट करे। जो भी आज तक मैंने किया अपने मेहनत से, भगवान भरोसे पे किया। लेकिन है कि मुझे क्यों क्या पता चला, कई बार मुझे प्रोड्यूसर कहा रही मधुश्री आप थे नहीं, आपको लिए मैंने गाना रखा था, इतना अच्छा गाना। मैंने कहा कब? बोले मुझे बताया कि आप चेन्नई में रहमान की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैंने कहा रहमान की रिकॉर्डिंग कर रहे, मैं तो बॉम्बे थी। रिकॉर्डिस्ट को पैसा खिलाया गया था। एक बार ऐसा, 2-3 बार ऐसा हुआ था। एक फिल्म में गाना था जो जब भी मेरी आवाज़ आए तो आवाज़ सिनेमा हॉल में कम आ रहा आवाज़। ओह माय गॉड, इस लेवल की? हाँ, इसलिए बहुत सारा। पर ऐसा म्यूजिक अप्रूव भी कैसे हुआ, मतलब कि आवाज नहीं, ऐसा टेक्निकली फॉल्ट दिखाया गया उस टाइम में, थोड़ा टाइम के लिए हो गया, ऐसा मिस्टेक हो गया। आसान तरीका है ना, सॉरी सर मिस्टेक हो गया। ओह गॉड, ऐसा बहुत हुआ था। तो ये तो ठीक है, लेकिन ये जितना हुआ उतना मैं और भी ज़्यादा, वो है ना, हमको मिटा सके ज़माने में दम नहीं,
हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। क्या बात कही, क्या बात कही, बहुत मुझे खूबसूरत। आप किसी भी हालत में आप मोरल डाउन नहीं कर पाओगे। यस। और मैं ये मानती हूँ डेस्टिनी में, आपके अगर लिखा है फेम तो आपको होके ही रहेगा। चाहे मैं आपको बताऊं, मैंने शायद आज के प्लेबैक के सिंगर के हिसाब से मैंने 1000 गाना नहीं गाया, लेकिन जितना गाना गाया इतना गाना हिट गया। यस। जो भी गाना गाया मैंने हिट हुआ। यस। यस। तमिल में, चेन्नई में, देखिए रहमान जी के साथ मैंने बहुत गाना गाया। उन्होंने मुझे, एक्चुअली उनके कारण मैं आज मधुश्री हूँ। चाहे रंग दे बसंत की तू बिन बताए, स्वदेश में पल पल भारी, किस नाम है हम हैं इस पल यहाँ, क्या गाना है। मेरा गाना ही मेरा आइडेंटिटी। तो वो रहमान जी मुझे 8 साल तक नहीं बुलाए। अच्छा। आप सोचिए, जिस रहमान जी के लिए म्यूजिक डायरेक्टर ने मुझे एक तरह से बॉयकॉट किया कि यार ये तो रहमान जी का आर्टिस्ट है। मैं रहमान जी का आर्टिस्ट, मैं गाया उनके लिए। हाँ। और रहमान जी के लिए बहुत सारे सिंगर्स गाए। हाँ। आज भी कितने सिंगर्स हमसे ज्यादा गाना गा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ सिंगर्स है ऐसा अफवाह फैलाया कि रहमान के आर्टिस्ट है। अच्छा। और उसके कारण बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर वो सोचते थे रहमान का आर्टिस्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो एक होता है ना, तो वो लोग शायद नहीं दिया, ये भी एक कारण हो सकता है। मतलब रहमान के आर्टिस्ट होने में प्रॉब्लम क्या थी बाकी इंडस्ट्री को? आई डोंट नो। तो नहीं दिया। वही रहमान जी मुझे 8 साल तक नहीं बुलाया और मैं उस टाइम में टूट गई थी। थैंक्स टू माई हस्बैंड और माई फैमिली जो मुझे सपोर्ट किया। फिर से मैं अपना प्रोग्राम शुरू किया, अपना सब कुछ शुरू किया। और 8-9 साल के बाद जब उन्होंने मुझे बुलाया 2002 में, एक ऐसा गाना मुझे दिया, वो गाना तमिल इंडस्ट्री को हिला दिया। इतना बड़ा हिट, 10 साल के बाद इतना बड़ा हिट चेन्नई में नहीं आया। अच्छा। इतना बड़ा मल्लीपुर गाना है, सारे अवार्ड्स मुझे मिला। अच्छा। तो आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि जो भी मुझे मिला है, चाहे कम मिले, वो ऐसा मिले कि एकदम। तो आपने वापस रहमान जी से पूछा नहीं कि आपने मैंने पूछा, बुलाया नहीं? मैंने पूछा आपने मुझे 8-9 साल तक नहीं बुलाया। वो कुछ नहीं स्माइल, नहीं कुछ नहीं बताया। फिर इतना बड़ा हिट गाना होने के बाद भी 2022 के बाद उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। अच्छा। बट मुझे कोई, ठीक है, सबका अपनी सोच है। क्योंकि आपने रहमान जी के साथ बहुत काम किया है जी। और काफ़ी शोज़ भी किए हैं, तो उनको लेकर कई चीज़ें इंडस्ट्री में जैसे कही जाती है कि रहमान जी जो है गाना रिकॉर्ड आधी रात में ही करते हैं, उनका म्यूज़िक जो है वो रात में बनता है, दिन में नहीं। क्या ये सही है? जी। अच्छा। मेरा तो रूटीन ही चेंज हो गया था कुछ दिन बाद। मतलब अभी तो मैं मॉर्निंग में जागती हूँ, बाद में कुछ दिन पहले तक मैं रात को ही जागती थी। बिकॉज आदत पड़ गई थी। अभिजीत भट्टाचार्य, उनसे मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया मैं पहुंच गया चेन्नई में, बैठा हूँ होटल रूम में बैठा हूँ, मुझे बुलाया ही नहीं जा रहा है, और बुलाया आधी रात को। और होता है ना सिंगर्स की आवाज़ उस वक्त अच्छी हो नहीं हो, वो भी रहता है। देखिए शुरू से मुझे रात को ही बुलाते थे, तो मैं अपने को उसमें ढल लिया। अच्छा। मैं दिन भर सोती थी होटल में, फिर रात को जाती थी, फ्रेश वॉइस में गाती थी, ऐसा मैं। एक और चीज़ ये है कि रहमान जी जो है जब गाना रिकॉर्ड होता है तब खुद नहीं होते, असिस्टेंट से गाना रिकॉर्ड करवाते हैं। सबको अलग अलग एक्सपीरियंस है। मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे साथ कभी नीम 13 दिन तक एक गाना लगा था गाना बनने में। 13 दिन तक रहमान जी कंपोज किया। मैं नीम में 13 दिन 13 दिन लग गया था। चेन्नई में 13 दिन रुक गई थी। रोज रात को रहमान जी बैठते थे उस गाने पे, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्पेशल सॉन्ग फॉर हिम ऑल्सो। बहुत एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग। तो कभी सूट ठीक नहीं है, कभी रिदम चेंज किया, कभी वर्डिंग चेंज किया। महबूब जी जिन्होंने लिखा है, तो कभी एक करते करते 13 दिन कब बीत गया मालूम नहीं था। मुझे लगता था कब गाना खत्म होगा। तो और हर गाना जैसे हमें इस पल यहाँ, वो भी टाइम लगा। तू बिन बताए, तो 2000 ऑस्कर तक जो मैं रहमान जी से काम किया, तब तक तो रहमान जी बैठ के करते थे। उसके बाद रांझना फिल्म में मैंने गाया था जी 2013 में। तब रहमान जी लंदन में थे और वीडियो इसमें उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था। अच्छा। अच्छा। तब उनके पास टाइम नहीं था। इवन मल्लीपुर में भी जो 2022 में उनका रिकॉर्डिस्ट और लिरिसिस्ट थे, लेकिन रहमान जी मुझे फिर दोबारा बुलाया, क्योंकि उनको जो चीज़ एक, देखिए म्यूजिक डायरेक्टर सामने रहने से जो काम होता है, जो इंस्पिरेशन मिलता है, उनके असिस्टेंट से वो चीज़ नहीं होता है। तो उनको मालूम था कि मधुश्री यहाँ पर
मुझे जब सेकंड टाइम में बुलाया, मैंने कहा रहमान जी मैंने तो गा दिया, तो उन्होंने कहा आई एम नॉट गेटिंग मधुश्री देयर। ओके। तो मैंने कहा रहमान जी वाज नॉट देयर। तो फिर रिकॉर्डिंग किया, फिर गाना ऐसा हुआ। तो अभी बहुत बिजी हैं, बहुत टाइम नहीं है उनके पास, टाइम नहीं है, तो प्रोग्राम करते इतने ज़्यादा, फिर उनका इंस्टीट्यूशन है दुबई में, उनका कुछ बहुत सारी चीज़ है, फिल्म, मतलब ही इज़ टोटली इंटरनेशनली बिजी। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक की शुरुआत रहमान जी ने की। उससे पहले ट्रेडिशनली ही रिकॉर्डिंग होती थी कि म्यूजिशियंस लाइव होते थे और गाना रिकॉर्ड हुआ करता था, लेकिन म्यूजिशियंस का काम जो है रहमान जी ने ख़त्म किया, वो कंप्यूटर से और मशीन से म्यूज़िक बनाने लगे। ये तो आप ही बता सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी बड़े बड़े फिल्म में लाइव ऑर्केस्ट्रा यूज़ किया जाता है। हाँ, देखिए समय चेंज हो गया है। आप आज किसी के पास टाइम नहीं है। आज आपके इंटरव्यू देने के लिए मैं जा रही थी, मुझे 1.5 घंटा लग गया, जबकि 10 मिनट का रास्ता। तो लाइफ हैज़ चेंज टोटली। किसी के पास टाइम नहीं है कि आज मुझे तो नहीं, मैं अलका जी तक मैंने सुना था कि लोग म्यूजिशियन के साथ रिकॉर्डिंग करते थे। जब मैं इंडस्ट्री में आई तब हमेशा गाना म्यूजिक डायरेक्टर ट्रैक उसमें ही गाया। अच्छा। तो मुझे इस सिलसिला में इतना मालूमात नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हो रहे हैं, तो बहुत आसानी से बहुत चीज़ मिल जाता है। और फिर जो फिल्म जो है इतना बजट नहीं रहता है, कम बजट रहता है, हर चीज़ मिला जुला के शायद कुछ हुआ होगा, लेकिन अभी भी लाइव म्यूजिशियन यूज़ करते हैं। जब रहमान जी ने आपको 8 साल तक नहीं बुलाया था, तो क्या उस दौरान आपने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की कि क्या रीज़न है? बहुत कांटेक्ट किया, मैसेज किया, जवाब ही नहीं मिला मुझे। अच्छा, कोई बिना किसी रीज़न के काम देना उनको बंद किया? जब रहमान जी को ज़रूरत होता है तब उनका वहाँ से फ़ोन आ जाता है, जब हमें ज़रूरत होता है ही इज़ सो बिजी। अभी रहमान जी को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में पावर शिफ्ट हो गया है, लेस क्रिएटिव लोगों के पास पावर है और इसीलिए उन्हें काम नहीं मिल रहा है, और ये कम्यूनल है, बिकॉज वो जिस कम्युनिटी से आते हैं उस वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है। क्या कहना चाहिए? इसमें मैं क्या कहूँ, जितना मैं रहमान जी को जानती हूँ कि ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी काइंड, सॉफ्ट, और ऐसा कम्युनल लोग बिल्कुल नहीं है। मैं तो हिंदू हूँ, कितने हिंदू लोगों को उन्होंने चांस दिया है। अब कैसे उन्होंने कह दिया कुछ समझ में नहीं आता है। तो बहुत काम कर रहे हैं, शोज कर रहे हैं, इंटरनेशनली इतना बिजी है, और फिल्म भी हर साल 5-6 फिल्म तो कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि इंडस्ट्री में बहुत चेंजेस आया है, और पॉलिटिक्स बहुत है, जैसा मेरे साथ बहुत हुआ है, मोनोपोली बहुत है, बहुत कुछ है। अब किस एंगल से उनके मन में ये आया है वही जानते हैं। इमोशन, देखो वी आर आर्टिस्ट, इमोशन में कब क्या कुछ कह देते हैं वो ही जानते हैं, हम इसके जवाब नहीं दे सकते। बट ऐसा नहीं है, रहमान जी बहुत काम कर रहे हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी इसलिए हुई है क्योंकि ए.आर. रहमान जी ने अभी एक बहुत ही अच्छी और डिफरेंट तरह की फिल्म पर काम किया है जो रिलीज़ होने वाली है। गांधी टॉक्स करके ये फिल्म है, और इस फिल्म की क्वालिटी ये है कि इसमें डायलॉग्स नहीं है और ये एक साइलेंट फिल्म है, और साइलेंट फिल्म का मैजिक जो है वो म्यूज़िक ही करता है कि कैसे उस सीन को इंटेंस बनाए, कैसे उस सीन को भारी बनाए। तो रहमान जी ने इस फिल्म में म्यूज़िक दिया है जो इसी महीने रिलीज़ होने जा रही है। तो आपको क्या लगता है, उस वजह से हो रही है ये कंट्रोवर्सी? हमसे ज़्यादा तो आप कह पाएंगे, आप मीडिया में लेकिन एक चीज़ तो कॉमन है कि मुझे अच्छा लग रहा है कहने में कि रहमान जी एक बहुत बड़ा फिल्म कर रहे हैं, रामायण जी। और मैं संपूर्ण रामचरितमानस, संपूर्ण मतलब 1.5 साल से मैं इस रामचरितमानस रिकॉर्डिंग में बिजी थी। रोज़ 4-4 घंटे रिकॉर्डिंग करती थी। करीब 6000 श्लोक दोहा मैंने गाया, और कहीं ना कहीं कनेक्शन है, वो भी रामायण फिल्म कर रहे हैं और मैंने रामचरितमानस किया, ऐसा मुझे लगता है कनेक्शन है। तो क्या इस दौरान आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की रहमान जी से, बिकॉज रामायण मतलब छाप छोड़ने वाली है एक ये जो फिल्म है? देखिए, मैं अपने काम में इतना बिजी थी जी, मैं सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट सॉन्ग रिकॉर्डिंग और प्रोग्राम के सिवा मैंने अपने को बंद कर लिया था, क्योंकि रामायण फिल्म एक बात है, और पूरे संपूर्ण रामचरितमानस
जिसका ऑडियो आवर है 52 आवर्स, तो उसके लिए आपको डिवोशन चाहिए, एकदम फोकस चाहिए। तो मैं सब कुछ बंद करके किया। अभी मैंने जाके उसका फिनिश किया बस। और रामा भद्राचार्य जी जो संत, महान संत, जगत गुरु है, उन्होंने उसमें कुछ श्लोक शुरू में किया था। सो आई एम सो एक्साइटेड। छोटा सा गेम आपके साथ अभी मैं खेलना चाहूंगी। अरे वाह, क्योंकि आपने आप इतने क्यूट हो, आपके साथ कोई भी गेम खेलने क्योंकि आपने रहमान जी के साथ मैक्सिमम काम किया है, तो उनमें से और दूसरे म्यूजिक कंपोजर्स में से आपको चूज करना है कि कौन आपके फेवरेट है। देखो, रहमान जी के साथ हमने काम किया, जरूर मुझे पसंद है, लेकिन बाकी लोगों ने, बहुत लोगों ने काम दिया नहीं। जब जिसके साथ मैं काम करना चाहती थी, अभी भी करना चाहूंगी। साउथ में मैं सबके साथ काम किया। साउथ के जितना म्यूजिक डायरेक्टर है, एक से एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया और एक से हिट गाना दिया। साउथ में और बॉलीवुड में फर्क क्या लगा? वो टैलेंट देख कर देते हैं, क्या पॉलिटिक्स वहाँ पे भी है? पॉलिटिक्स तो सब जगह में है, लेकिन साउथ में क्रिएटिविटी है अभी भी, और वो वॉइस को, टोनल क्वालिटी को, सिंगिंग स्टाइल को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। वर्क करते हैं आर्ट पर, बहुत क्राफ्ट पर बहुत मेहनत करते हैं। उनको ये मालूम है कि चाहे कितना भी पॉलिटिक्स करो, आर्ट, म्यूजिक डायरेक्टर का सबसे प्रिय चीज क्या है? उनका बच्चा क्या है? उनका बच्चा है आर्ट, संगीत। संगीत को अच्छा होना चाहिए, उसके लिए उसको अच्छा सिंगर और ऐसे सिंगर चाहिए जो आर्ट, उस गाने को निभा सके। उसमें वो कोई पॉलिटिक्स वगैरह नहीं करते, कम करते। जो हिंदी में थोड़ा सा होता है, दोस्ती यारी ज्यादा चलता है। चाहे गाना कुछ 100% 80% हो जाए, नो प्रॉब्लम, दोस्ती को तवज्जो। अच्छा, तो साउथ में टैलेंट वाइज आपको प्रायोरिटी देते हैं? या साउथ में मेरिट बेसिस में अभी भी है, वहाँ पर भी चल शुरू हो गया, बट है। गेम शुरू करते हैं। मैं 2 कंपोजर्स के नाम लूंगी, आपको अपना बेस्ट ऑफ बताना है, ठीक है? AR रहमान और राजेश रोशन। AR रहमान। AR रहमान और शंकर एहसान लॉय। AR रहमान। AR रहमान और हिमेश रेशमिया। नो डाउट AR रहमान। AR रहमान और आनंद मिलिन। AR रहमान। AR रहमान और विजू शाह। विजू शाह इज वेरी गुड, वेरी नाइस म्यूजिक डायरेक्टर, बट ऑफ कोर्स AR रहमान। AR रहमान और MM कीरवानी। MM कीरवानी। ओके, बाकी सब में आपके AR रहमान और फाइनली MM कीरवानी। वो जो आपने अभी साउथ वाली बात बताई थी, शायद उसी वजह से जो माहौल है। कीरवानी जी है, इज वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, इज वेरी म्यूजिकल, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, इज वेरी गुड सिंगर। यस, उनके साथ बहुत कम काम किया, 2-3 गाना गाया, बट अच्छा लगा। आपका जो वॉइस टेक्सचर है, मैंने आज आपके बहुत सारे गाने सुने, तो मुझे लगा कि तमाशा का जो गाना था, अगर तुम साथ हो, वो कहीं इन्होंने तो नहीं गाया, तो फिर मैंने देखा नहीं है अलका जी की आवाज़ में। तो क्या आपकी वॉइस का कंपैरिजन उन्हीं से हुआ हमेशा, या किन सिंगर्स से हुआ? आई डोंट नो, अलका जी ने तो बहुत अच्छा गाया, लेकिन सुनने में आया था कि शायद ये गाना मैं गाने वाली थी। अच्छा। तो एनीवे, मैं मिर्ची अवार्ड में मुझे बताया गया कि आपको ये गाना गाना है, तो मैंने गाया, और रहमान जी के सामने, रहमान जी, अलका जी सब बैठे थे। वो वीडियो भी है यूट्यूब तो पे, मैं लाइव परफॉर्म किया वो गाना, तो सबने प्लीज अगर आप माइंड नहीं करें तो वो गाना। पल भर ठहरे जाऊं, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, बिन बोले बातें तुमसे करो, गर तुम साथ हो, गर तुम साथ हो। वाकई में जब आंखें बंद करी तो लगा ही नहीं कि मतलब कुछ चेंज है। काफ़ी आपका और अलका जी का टेक्सचर मैच होता है। क्या कभी आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आप अलका जी जैसा गाते हैं, अलका जी आपके जैसा गाती है, ऐसा कभी? नहीं, अलका जी इज ए सीनियर सिंगर एंड शी इज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड सिंगर। लता जी, आशा जी के बाद अगर किसी को आप कहें तो अलका जी का जो स्टाइल है, उनका जो एक नटखटपन है, जो अल्हड़पन है, जो वर्सेटैलिटी है, तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरी आवाज़ उनसे नहीं मिलती है, क्योंकि मैं किसी की नकल नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कुछ टेक्सचर में थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है, तो अच्छा लगता है सुन के कि इतने बड़े सिंगर के साथ जो अब कुछ कहे। जैसे आपका एक गाना मैंने वो भी सुना, हाय रामा ये क्या हुआ, गजब गाया आपने वो गाना,
और ऐसा लगा कि ये गाना जैसे आप ही ने गाया हो, जबकि ऐसा है नहीं। मतलब क्या रीजन होता है कि आपकी आवाज एकदम सूट हो जाती है इन गानों पर? अरे सब हाय रामा ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें सताने लगे, जाओ हमको तो आती शर्म है, हाय रामा ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें सताने लगे, एक बार क्या हुआ, रहमान जी के कॉन्सर्ट था, बहुत सारे ऑडियंस, आई थिंक 14-15 हज़ार तो होंगे लोग, और उसमें हरियाणा जी के साथ मुझे ये गाना डुएट करना था। तो रहमान जी ने कहा कुछ क्लासिकल आलाप करके आप 1-2 तान करके फिर गाना शुरू करना। तो हरियाणा जी ने आलाप शुरू किया, फिर मैंने आलाप शुरू किया, उन्होंने एक तान छेड़ा, मैंने भी तान छेड़ा, ऐसे 5 मिनट सवाल जवाब चलता रहा। अच्छा। वो एक तान करते हैं, फिर मैं जवाब देती हूँ, ऐसा तान कूद करते रहेंगे, वो भी करते रहे, करते 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 5-6 मिनट हो गया। हाँ। फिर रहमान जी ने कहा ये क्या, पियानो में आके गाना शुरू करो, फिर हमने गाना शुरू किया। लेकिन जो मज़ा उस टाइम में लगा था, कमाल था। अच्छा। कमाल था। आपका एक वीडियो भी है जो जैमिंग सेशन का है, और जिसमें हाँ। आप और हरिहरन जी मतलब एक दूसरे को गाने ही गाने से मतलब बीट कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, मतलब मजा आ गया। वो मज़ा आ गया। काफी इंटरेस्टिंग है वो, और उसमें दिख भी रहा है कि आप जैसे अलग अलग हरकतें ले रहे हैं, और उसी में पता चला कि आप बहुत ही वेल पॉलिश्ड सिंगर है। आपने अपनी कला पर बहुत वर्क किया है। क्या आप अभी भी रियाज करती हैं? किस तरह से आपने अपनी वॉइस क्वालिटी को मेंटेन किया हुआ है अभी तक? कहते हैं उम्र के साथ चेंजेस आते हैं वॉइस के अंदर। देखिए आवाज़ में चेंजेस नहीं आती है। Okay. ये बात बिल्कुल सही है कि एज के साथ क्या होता है, बॉडी जो है बॉडी थोड़ा ठीक नहीं रहता, उसके साथ उस हिसाब से आप गा नहीं सकते। लेकिन टोनल क्वालिटी वॉइस सेम रहता है। ओके। उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बॉडी ठीक रखूँ, एक्सरसाइज वगैरह करूँ, योगा करती हूँ मैं, और रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ। प्रैक्टिस नहीं करूँ तो गला ठीक नहीं रहता है। मधुश्री जी, आपका रियल नेम मधुश्री नहीं है, सुजाता भट्टाचार्य है, जी। और मोक्ष में आपको इसी नाम से क्रेडिट भी दिया गया था। क्या रीजन था कि आपने अपना नाम चेंज किया? नहीं, मोक्ष में मधुश्री नाम ही है। Okay. लेकिन 3-4 फिल्म है जो बहुत बड़ी फिल्म है, कल हो ना हो, ओके। कुछ ना कहो, फिल्म में सुजाता आ गया। एक्चुअली मेरा नाम ओरिजिनली सुजाता भट्टाचार्य, और मैं यहाँ पर जब बहुत स्ट्रगल कर रही थी तो किसी ने कहा एक काम करो, तुम अपना नाम चेंज कर लो तो शायद किस्मत बदल जाएगी। तो मैंने नाम थोड़ा सा चेंज किया, उस हिसाब से इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस हुई मधुश्री। फिर रहमान जी ने भी इस नाम को अप्रूव किया, कहा अच्छा है, क्योंकि साउथ में 2-3 सुजाता है। फिर मेरे डैडी बहुत नाराज़ हो गए, अरे सुजाता नाम इतना अच्छा है, तुमने, एक तो वो म्यूज़िक, फिल्म म्यूज़िक के खिलाफ है, क्यों बॉम्बे जाके तुम गा रहे हो, उनको पसंद नहीं था, और फिर नाम चेंज कर दिया। तो मेरे साथ उन्होंने बात करना बंद कर दिया। सुजाता भट्टाचार्य, इस नाम पे भी मैंने बहुत कामयाबी हासिल की। मैंने म्यूज़िक मास्टर म्यूज़िक में मैं गोल्ड मेडल मिला, फर्स्ट आई थी यूनिवर्सिटी में, रेडियो कंपटीशन में फर्स्ट आई, क्लासिकल में बहुत नाम किया। तो फिर मैंने जब जिद करने लगे तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने सबको बोल दिया, तहज़ीब फिल्म में मैंने प्रोडक्शन को नाम भेज दिया, आप प्लीज़ मेरा नाम सुजाता कर दीजिए, कल हो ना में नाम कर दीजिए। ओके। जब मैंने किया, फिर रहमान जी को बहुत अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा तुमने क्यों ऐसा किया बेवकूफ़ी, मधुश्री से ब्यूटीफुल नेम, उसी नाम पे तुम्हारा कामयाबी मिलेगी तुम्हें। अच्छा। कभी नीम मधुश्री नाम पे है, तो क्यों ऐसा तुम बेवकूफ़ी किया? तो फिर मैंने कहा सर क्या, बोले नहीं यही नाम रखो। मैंने कहा 3-4 गाने में मेरा क्रेडिट सुजाता भट्टाचार्य है। कहा कोई बात नहीं, और आगे मिलते रहे। देन आई स्ट्रिक्ट इन। ओके। आपने पहेली में भी गाना गाया जी, और कंगना रे कैसा एक्सपीरियंस है? क्या किसने सजेस्ट किया था कि पहेली में आपकी आवाज़ लेनी चाहिए? वही एक प्रॉब्लम था, पेनफुल यादें। पहली में सब गाना मैं गाने वाली थी। अच्छा। हाँ, पहले फिल्म में, क्योंकि रानी मुखर्जी के लिए मैंने कभी नीम गाना इतना फेमस हो चुका था कि सब गाना मुझे गाना था,
और मुझे कहा गया था, अमोल पालेकर जी ने बताया कि आपको सब गाना गाना है, लेकिन फाइनली मुझे मालूम नहीं क्या हुआ, लेकिन मुझे सब गाना नहीं मिला। कुछ डुएट गाना था, एक गाना, दोनों डुएट गाना मैंने श्रेया घोषाल और सब दूसरे आर्टिस्ट के साथ गाया, लेकिन और जो गाना गाना था मुझे नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला वही लोग जानते हैं। अच्छा, और आपने कभी किसी से जाके पूछा भी नहीं कि? मैंने पूछा, वो कहाँ, आई डोंट नो, एनीवे जो बीत चुके। कोई नहीं, उस यादों को एक बार फिर से याद किया जाए, इमोशनल यादों को, 2 लाइन्स उस गाने की हो जाए। कंगना रे किरणों से सब रंगना रे, जब चलो तो छम छम छन के अंगना रे। सब ब्यूटीफुल सॉन्ग, डुएट था मेरा, लेकिन उसमें 2-3 सोलो गाना था और अच्छा गाना था। और बहुत सुंदर म्यूजिक था इसका, बहुत ही सुंदर म्यूजिक था। और आपकी वॉइस मतलब रानी मुखर्जी के साथ जमी, और इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि जिसकी वॉइस सूट हो जाती है तो उसे बार बार रिपीट करती है इंडस्ट्री, तो क्यों नहीं हुआ? वही तो मैं कह रही हूँ कि बहुत सारा गाना ऐसा था जो मुझे गाना था, फाइनल हो चुका था, फिर फोन आया कि गाना पोस्टपोन हो गया, लेकिन पोस्टपोन नहीं हुआ, किसी और गा ली। मतलब प्रोड्यूसर श्रेया घोषाल की तरफ ज्यादा पता नहीं क्या है, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसा हुआ है मेरे साथ। ऐश्वर्या के लिए भी 2 फिल्मों में गाए आपने। हाँ, कुछ ना कहो में एंड जोधाग में, दोनों गाना सुपरहिट था, और वो भी गाने सुपरहिट। तो आप ऐश्वर्या की भी परमानेंट वॉइस बन सकती थी। प्रीति जिंटा के लिए आपने गाया रंग दे बसंती का इतना खूबसूरत गाना। वो गाना है ना, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, क्या कहना है क्या सुनना है, मुझको पता है तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने जवाब दिया। और शानुदा का आपने ये गाना गाया है, तो शानुदा से जुड़ा भी आपका एक किस्सा है कि उन्होंने आपको सजेस्ट किया था इनिशियल डेज में कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आइए। जी, क्या किस्सा है? एक्चुअली मैं सूरीनाम में 4 साल रहने के बाद मुझे हॉलैंड में नौकरी मिला था सिंगिंग सिखाने का यूनिवर्सिटी में, और मैं 6 महीना हॉलैंड में थी, लेकिन मुझे इंडिया आना था मुझे, क्योंकि मेरा वाइट पासपोर्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मुझे पासपोर्ट देना था और मुझे गवर्नमेंट को ये करना था। तो मुझे जब मैं आई तो मैं वहाँ पर कुछ गज़ल रिकॉर्डिंग शुरू किया, मतलब एल्बम के लिए, और उस दिन कुमार शानू आए थे रिकॉर्डिंग करने उसी कोलकाता में। तो जब शानुदा आए तो मेरा गाना मिक्सिंग चल रही थी, तो उन्हें आके पूछा, एक किसकी आवाज़ है? तो कि नई लड़की है सुजाता, तो बुला उसको बुला। तो मुझे कहा शानुदा आपको बुला रहे, तो मैं स्टूडियो गई, शानुदा 95-96 किंग ऑफ रोमांस। तो मैं गई, दादा, तो कहा तुमने फिल्म में नहीं गाया? मैंने कहा दादा फिल्म में गाया नहीं, गाने की बहुत इच्छा है। बोले तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, तू ट्राई कर, बॉम्बे में हो सकता है कुछ हो जाए। तो मैंने कहा मैं किसी को नहीं जानती दादा, मैं तो कहाँ जाऊँ समुंदर में, मैं तो नौकरी कर रही हूँ, बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है सब कुछ। बोले कोशिश करो एक बार, नहीं हुआ तो चले जाना। तो वो जो मैंने बताया था उन्होंने, तो वो दिमाग में छप गया। फिर मैंने घर पे बताया, डैडी का खबरदार नहीं, इतना अच्छा नौकरी, इतना सब कुछ है, क्यों जाओगे तुम वहाँ पर, बर्बाद हो जाओगे। एक होता है ना डैडी मम्मी के अकेला जाके यंग लड़की, लेकिन मेरे मन में चलता रहा, और मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मम्मी को कहा, मैं अपना तानपुरा लेके कपड़ा वपड़ा कुछ लेके बॉम्बे आ गई ट्राई करने। कहते हैं आप इनिशियली हीरोइन भी बनने वाले थे, उसके लिए भी आपने ट्राई किया था? एक्चुअली आई एम वेरी फोटोजेनिक, उस टाइम में तो बहुत ज़्यादा फोटोजेनिक थी, तो मैं कैसेट गाना सुनाने के लिए मैं ले जाती थी कैसेट। कितने स्टूडियोज में आपने कैसेट दी थी, थोड़ा आपको अगर आइडिया हो तो? बहुत, इतने नंबर्स ऑफ स्टूडियो में तो मैंने भेजा ही। हाँ वो तो भेजा, लेकिन पहले जो मैं अपना एल्बम किया था, वो एल्बम का सीडी मैंने फिल्म इंडिया जो डिक्शनरी है उसमें सारे म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मतलब 1-2 हज़ार सीडी, अच्छा, मैंने सबको पोस्ट किया था। अच्छा, वो तो अलग बात है। तो जब सीडी में अपना तस्वीर रहता है मधुश्री, वो करके मैं सबको भेजना शुरू, जब मिलती थी प्रोड्यूसर के दिया, तो गाना सुनने से अच्छा ये आप हैं, आपको बहुत अच्छा फोटोजेनिक है, एक्टिंग करेंगे आप,
इस टाइप के काफ़ी ऑफर मुझे मिला था। हाँ। तो मैंने कहा मैं हिंदी लैंग्वेज नहीं है, मेरे हाइट इतने नहीं है और मैं क्या इतने खूबसूरत, तो नहीं आप फोटोजेनिक है, फोटोजेनिक के साथ सुंदरता कोई ये नहीं है, हाँ। आप फोटो में बहुत अच्छा होगे। मैं एक्टिंग कभी किया नहीं, हम सिखा लेंगे। लेकिन मेरे दिमाग पे सिर्फ एक ही था, मुझे सिंगर म्यूजिक बनना है। म्यूजिक आपने ये भी इंटरव्यू के स्टार्टिंग में कहा था कि आप खूबसूरत थे, इस वजह से भी, और है भी आप खूबसूरत अभी माशाल्लाह, तो क्या। इस वजह से भी आपको आगे बढ़ने में काफ़ी दिक्कतें आई, लोग बहुत। अलग तरह के ऑफर्स करते थे, उसके बहुत। बारे में थोड़ा बताइए, बिकॉज यंग जनरेशन की लड़कियां आती है, उनको उन्हें भी फेस करना पड़ता है, किस तरह के ऑफर्स और किस तरह की चीज़ें होती है। देखिए यहाँ पर तो बॉम्बे क्योंकि ग्लैमर की दुनिया है, सबसे ज़्यादा नाम होता है इसमें, तो अपॉर्चुनिस्ट बहुत लोग होते हैं यहाँ पर, जो बैठे रहते हैं, वो ढूंढते रहते, कोई आए चलो इसको ले ले। तो ये तो इन लोग का काम ही है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें इस चीज़ में फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि आप फंस जाएंगे तो अपने जो काम है म्यूज़िक, जिस चीज़ में आप साधना किया उसके हट जाएंगे। वो जो लोग कहते हैं ना हम कर देंगे कुछ, एक सीधी घिसी पिटी लाइन है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बुलशिट। अच्छा, कुछ नहीं होता ये कहा जाता है। कहा जाता है, अरे भाई हमारे साथ चलो घूमने चलो, हम तो आपको मिला देंगे, काम देंगे। बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर कहा चलो आप आइए, किसी ने मुझे रात को 2 बजे बुलाया, रिहर्सल करना है, रात को 2 बजे क्या रिहर्सल करना है, मैंने कहा सर मैं सो रही हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगी। मैं शुरू से स्ट्रिक्ट थी, क्योंकि मैं बहुत कम उम्र में मैं दुनिया घूम चुकी थी, मुझे मालूम है। और मुझे मालूम है ये जो लोग हैं, जो सही काम देने वाला है, वो ऐसे नहीं करते हैं। करेक्ट करेक्ट। उनके जो आसपास में रहते हैं ना, मैनेजर चमचे लोग होते हैं, वो लोग ये करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी मीटिंग में आप गए हैं और वो मीटिंग होते होते मतलब अजीब चीजें हो गई और फिर वहां पे आपको बीच से निकलना पड़ा स्मार्टने से? कैसे, मतलब क्या चीजें हुई और कैसे आप निकली, थोड़ा सा अगर आप इस पे। अब मैं रिकॉर्डिंग करने गई थी, एक म्यूजिक बहुत मशहूर नाम वाला म्यूजिक डायरेक्टर मुझे कहा गाना सुना, अरे मधु तू तो कहाँ करता है, तू फाड़ देगी। अच्छा, हम तो समझ गए इस तो मैं गई रिकॉर्डिंग करने, फिर रिकॉर्डिंग रिहर्सल किया, रिहर्सल रूम में उन्होंने ऐसा ऐसा कुछ बातें करना पड़ा, शुरू किया। शुरू तो मैंने लिहाज के लिए अनसुनी किया, फिर जब बातें बढ़ने लगे तो मैंने कहा सर मैं आती हूँ अभी, मैं भाग गई वहाँ से, फिर नहीं गई। फ़ोन आया, क्यों नहीं आई, मैं कुछ जवाब नहीं दिया। फिर सुनाना पड़ा कि ऐसा नहीं होता, कभी ज़िंदगी में चांस नहीं मिलेगा। मैं कहा कोई बात नहीं, अगर मुझे दम है मैं करूँगी, अगर जो लोग ऐसा करते हैं उनको ही काम छूट जाएगा। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि तुम्हें कभी ज़िंदगी में काम नहीं मिलेगा, तो मैंने कहा अगर मेरे में दम है तो काम मिलेगा, और जो लोग ऐसे कहते हैं उसका काम छूट जाएगा। क्योंकि मैं, संगीत मेरा पूजा है, तुम्हें चांस नहीं देना है तो मत दो, लेकिन तुम यू डोंट हैव एनी पावर टू से दैट मुझे कभी नहीं चांस मिलेगा। क्या बॉडी को लेकर बातें की थी, मतलब किस तरह की बातें? बहुत वही है कॉम्प्रोमाइज। चलो जाओ होटल, चलो घूमो, क्यों जाऊं मैं, हु द हेल ही इज। देखिए कोई चीज़ बुरा नहीं है, कोई चीज़ अच्छा नहीं है, लेकिन तब लोग इम्प्रेस होते हैं जब आपको उनको काम दो, उनको कुछ बना दो, तब अगर तुम कुछ कहो तो आपको एक चलो ठीक है, तुम काम भी नहीं दोगे, कुछ नहीं करोगे, और काम के टाइम तुम कहोगे देखो काम जो है ना वो तो प्रोफेशनल है, ये तो दोस्ती यारी, तुम हमारे दोस्त थोड़ा ही हो सकते हो। तो इस टाइप की चीज़ में मैं उसमें बहुत स्ट्रिक्ट थी, क्योंकि मुझे मालूम था। और मैं आपको बताऊं इसलिए आप उस दिन फिर कैसे क्या कह के निकले, मतलब जिस तरह जैसे बातें गलत होने लग गई उस म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, वो गलत बात करने लगा, आप क्या कह के निकले उस सिचुएशन से? देखिए मेरे शिक्षा संस्कार ऐसा है, क्योंकि मेरे पिताजी टीचर थे, मेरा ऐसा संस्कार था, गाली गलौज मैं दे नहीं सकती हूँ, ना चिल्ला सकती हूँ, वो मेरा फितरत में ही नहीं है। तो मैंने कहा मैं 1 मिनट में आती हूँ बाहर, जैसे वॉशरूम जा रही हूँ, मैं वहाँ से भाग गई। क्या करेंगे आप? सही बात है, गलत बात वो कर रहे थे, गलत इंसान वो, लेकिन लड़की को ऐसा कह के निकलना पड़ता है, सोचिए। अब रास्ते में चल रहे हो, कोई कुत्ता आपको काटने आएगा तो आप क्या करोगे, भागोगे ना? आप तो नहीं काट सकते उसको। करेक्ट। तो आपको ये सब चीज़ मैं किया है, और मुझे कोई ये नहीं है, जो भी भगवान ने मुझे दिया है अच्छा दिया है। उस म्यूजिक डायरेक्टर से कभी आमना सामना हुआ? बहुत होता है, अभी भी होता है, वो भूल जाए जैसा कुछ हुआ ही नहीं। नॉर्मल। क्या होता है, मेरा भी गाना हिट हो गया, नाम हो गया, तो सब जैसा कुछ है ही नहीं। आपके प्लेटफॉर्म के जरिए मैं ये कहना चाहूँगी, आज के जो
हमारे सिंगर्स से कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जो शब्द है इसको भूल जाइए, कुछ नहीं होता है, अपने काम में ध्यान दीजिए। उस वक्त भी बहुत सारे सिंगर्स मेरे साथ थे जो हाँ मेरी उम्र के थे, यंग थे, अच्छे देखने में थे। वो लोग वैसा कुछ लड़कियां ऐसा रास्ता अपनाया, आज खो गए, कुछ नहीं मिला। क्यों भटक गए? वो एक भटकाने वाली चीज़ है, उसमें जाना नहीं चाहिए। आप अपने काम में ध्यान दीजिए, अपने सुर में ध्यान दीजिए, क्योंकि हर एक को चांस मिलता है, एक ही बार चांस मिलता है और उसके लिए इतना तैयारी होना चाहिए उस दिन के लिए। जो मौका मिले तो ऐसा गाए कि मजबूर हो जाए मुझे आपको चांस देने के लिए। मुझे इंदिवर जी, जब मैं आई थी तब इंदिवर जी से मिली थी। इंदिवर जी मुझे अपने बेटी मानते थे और मेरा हस्बैंड दोनों को बहुत प्यार करते थे। तो कहते मधु जी तेरा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? तू यंग है, खूबसूरत है और तू कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी किसी के साथ, तेरा काम मिलेगा नहीं, तुझे कहीं देगा ही नहीं। तो मैं मायूस हो गई। मैंने कहा आप इंदिवर जी इतने बड़े राइटर हो, कैसा कह रहे, तुम क्या करें? तो बहुत देर तक चुप रहा। फिर कहा एक रास्ता है। क्या? अपने को इतना तैयार करो कि म्यूज़िक डायरेक्टर सुने तो उसको मजबूर हो जाए तुम्हें बुलाए। कि म्यूज़िक डायरेक्टर जो होता है ना, गाना जो है उनके लिए बच्चा है, वहाँ पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। तो उस तैयारी में रहो, इंतज़ार करो, देखोगे तुमसे आगे लोग चले गए, तुम्हें दुख होगा, लेकिन अपने को कंट्रोल करो, प्रैक्टिस करो, इतना तैयारी रखो, जब चांस आएगा तो फाड़ दो और तुम्हें चांस मिलेगा। दैट आई रियलाइज। यस, कम मिला लेकिन जितना मिला वो टॉप लेवल का मिला, yes. हिट मिला। यस। आज भी 2002 में जो मल्लीपू सॉन्ग जी, है, पूरा चेन्नई इंडस्ट्री को हिला दिया। 10 साल में इतना बड़ा हिट नहीं आया चेन्नई में। सो दैट इज़ ऑल ब्लेसिंग्स। और मैं किसी की बुरा नहीं चाहती हूँ, मुझे किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है, किसी में कंप्लेन नहीं है, कुछ नहीं है। मैं जो हूँ खुश हूँ बस, क्योंकि गाना ऐसा चीज़ है, ब्लेसिंग्स तो होना ही चाहिए। कब खराब हो जाए, कुछ किया हो जाए, क्यों करें हम किसी की बुराई? जो बुराई किए हैं तो उनके करतूत है, उनके कर्म है, वो फल भोगेगा। हम क्यों उसके लिए बुरा कहें, बुरा चाहें? जैसे लता जी के लिए एक चीज़ आई थी कि वो इतनी सुर की देवी थी और एक टाइम पर उन्हें मतलब गाना बंद हो गया था, शायद कहते हैं कि उन्हें फूड मतलब खाने में जहर मिला के दिया जाता था। हाँ, मैंने भी सुना, इस तरह की चीज़ें होती थी। सोचो। और रिसेंटली अलका याग्निक जी ने बताया कि वो सुन नहीं पाती, हेडफोन्स लगा के रखते हैं इतने, और उससे कुछ उन्हें दिक्कत हुई थी शायद। हाँ, सिंगर्स के लिए तो बहुत ही खराब चीज़ है। इससे खराब चीज़ कभी किसी के साथ ना हो। एक सिंगर अगर सुन नहीं पाए, अलका जी का तो मैं फ़ैन हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ। इट्स रियली बैड थिंग। आप साउथ ज़्यादा एंजॉय करती है या बॉलीवुड? बॉलीवुड एंजॉय करती हूँ। साउथ इसलिए एंजॉय करती हूँ क्योंकि एक तो लैंग्वेज मैं नहीं समझती, लेकिन सुर जो है, गायकी जो है, उसमें कमाल के गायकी है कि गाना जब गाती हूँ मुझे इतना खुशी होती है। अभी रिसेंटली मैंने गाना गाया जो बहुत बड़ी फिल्म है और अभी रिलीज़ होने वाली है। तो वहाँ पे क्या पंचुअलिटी है, म्यूज़िक डायरेक्टर एकदम पंचुअल है, गाना गाओ, पैसा लो, एकदम अच्छा है, सिस्टमैटिक है चीज़, सिस्टमैटिक है। हाँ, बॉलीवुड में इस चीज़ की रिप्लेस भी हो सकते हो। हाँ, बॉलीवुड में बॉलीवुड इसलिए गाना भी देखिए ना कितना। हाँ, अभी तो गाने की क्वालिटी और चेंज हो गया। वो जो एक जमाना था जब गाने छप जाते थे दिमाग में, वो अभी नहीं रहा। क्रिएटिविटी। यस। आजकल के गाना, मैं शो करती हूँ ना, शो में अपने गाने के बाद जो मुझे फरमाइश मिलते, लता जी, आशा जी वाला गाना फरमाइश, वही गाना सुनना चाहते। आज के गाना सुनना नहीं चाहते। इससे सीख लेनी चाहिए बॉलीवुड को कि डिमांड उसी म्यूजिक की है तो उस पे काम करे, उसको जिंदा रखे। दूसरी बात ये है, जितना रियलिटी शो है जी, उसमें कौन सा गाना लोग गाते हैं? कॉन्टेस्टेंट कौन सा गाना? पुराने गाने, सारे ट्रिब्यूट के नाम पे सारे पुराने गाने आते हैं। इन सिंगर को, उन सिंगर को। आजकल का गाना तो गाते नहीं गाते। तो करेक्ट, शायद चेंज होगा। मैं तो प्रार्थना करती हूँ चेंज हो जाए, कुछ अच्छा चीज़ आए तो हम लोग को मौका मिले और आगे करने के लिए। मधुश्री जी, आपसे बातें और भी करनी है, लेकिन अभी एक और गेम खेलेंगे जिसमें आपको अपना फेवरेट बताना है। मैं कुछ नाम लूंगी और उसमें से आपको अपना फेवरेट बताना है। तो आपने जो गाने गाए
उनमें से कौन सा फेवरेट है? मैं गानों के नाम ले रही हूँ, उसमें से आपको बताना है कौन सा फेवरेट है। कान्हा सो जा जरा, कभी नीम नीम, तू बिन बताए, इन लम्हों के, और हम हैं इस पल यहाँ। आपका कौन सा फेवरेट? हम हैं इस पल ही। अच्छा। बिकॉज दैट सॉन्ग इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मेरे डैडी को ये गाना बहुत पसंद था। अच्छा। और उसी साल जब रिलीज़ हुआ गाना, उन्होंने कहा ये गाना तुमने बहुत इतना अच्छा गाया, और उसी साल डैडी चले गए। अच्छा, तो इसलिए ज़्यादा वो गाना। किसना मूवी का ये जी। सॉन्ग था? को सिंगर, को मेल सिंगर, AR रहमान, उदित नारायण, सोनू निगम, हरिहरन, शंकर एहसान लॉय, शानुदा। आप सबसे झगड़ा करा देंगे। ऑल आर माई फेवरेट, ऑल आर फेवरेट। शानुदा। शानुदा आपके फेवरेट। आपको क्या लगता है आपकी वॉइस बेस्ट किस एक्ट्रेस के ऊपर सूट हुई? अनुष्का सेन, रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या राय या प्रीति जिंटा? रानी मुखर्जी। ओके। आपकी सिंगर फ्रेटर्निटी में जो आपके कलीग्स हैं, उनमें से मैं नाम लूँगी फीमेल सिंगर्स की, तो आपको किन की वॉइस अच्छी लगती है? चित्रा, साधना सरगम, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, श्रेया घोषाल। आपकी फेवरेट कौन है? फेवरेट चित्रा जी। चित्रा जी हैं। बिकॉज शी इज़ लेजेंड, एंड उनकी जो वर्सलिटी है, जो कंट्रोलिंग है, वॉइस कंट्रोल, उनका सीख, उनकी जो टोनल क्वालिटी, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो रेंज है, एक्सट्रीमली गुड। एंड शी इज़ अभी भी इस एज में भी वो इतना अच्छा गाती है, कमाल है वो। कौन सी लैंग्वेज में आप गाना एंजॉय करती है? हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली? हिंदी। हिंदी में, जबकि आप बंगाली हैं, लेकिन हाँ, मैं बंगाली हूँ, लेकिन बचपन से मैं क्लासिकल सीखी हूँ, और क्लासिकल में बंदिश जो है हिंदी बंदिश होती है। Yes. तो हिंदी ही गाती थी। हाँ। अच्छा, कहाँ पे आप गाना ज़्यादा एंजॉय करती हैं? लाइव परफॉर्मेंसेस में, स्टूडियो रिकॉर्डिंग में, या जैमिंग सेशन में? दोनों जगह में। दोनों जगह। क्योंकि लाइव में क्या हुआ है, वो जो ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स है वो कमाल है। हाँ उसमें हम उतना सुर ताल वो सब नहीं, हम एंजॉय करते हैं। हाँ। अब परफेक्शन में उतना एंजॉय नहीं ध्यान नहीं देते, हम लोगों के साथ एंजॉय करते, लोगों को देखते हैं, मज़ा लेते हैं। और स्टूडियो में मैं परफेक्शन में ध्यान देती हूँ, मैं खो जाती हूँ, आंखें मूंद लेती हूँ, मैं खुद हीरोइन बन जाती हूँ, सिचुएशन में ड्रीम करती हूँ, और बहुत नए नए चीज़ इनपुट डालने की कोशिश करती हूँ। तो और ही मज़ा है। हाँ, एक ये चीज़ कही जाती है कि इन दिनों जो कॉन्सर्ट्स होते हैं उसमें जो ये सिंगर्स जाते हैं, ये सिर्फ गाते नहीं है, माइक तो बंद होता है, पीछे से म्यूजिक चल जाता है। ये किस तरह के कॉन्सर्ट्स हैं? आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग। क्योंकि देखिए, लाइव सिंगिंग में तो सुर इधर उधर होता ही है, मशीन थोड़ा ही है, तो उसी में मज़ा है ना। अब परफेक्ट सिंगिंग अगर पूरा एज इट इज़ गाएंगे तो लोग रिकॉर्ड सुनेंगे। और ये गलत बात है। लोग आपको सुनने आते हैं, अगर ऐसे ही एक्टिंग ही करना है तो आप आए क्यों? लोगों को आप धोखा दे रहे हैं ना। दिस इज नॉट नाइस, आई डोंट लाइक दिस, करना नहीं चाहिए। आपने जितनी भी बातें बताई उसमें आपने हर जगह नाम लिया कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, उससे मुझे इतना तो समझ आया कि वो आपके सबसे बड़े सपोर्टर है। तो आप अपने हस्बैंड के बारे में और हस्बैंड के साथ कैसे मुलाकात हुई पहली, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरे हस्बैंड मेरे दोस्त है सबसे पहले, बाद में हस्बैंड है, आज भी वो दोस्त है। जब मैं सूरीनाम गई थी गाना सिखाने, आई वॉज वेरी यंग। एक तो ज़िंदगी के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब होता है ना घर में 22-23 साल में पढ़ाई किया, घर में कोई काम काज नहीं किया, चले गई वहाँ पर, तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, घर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ज़िंदगी का किसी के बात करने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो जब मैं वहाँ पर गई और जाते ही मुझे इतना बड़ा पोस्ट मिल गया, मेरे स्टूडेंट्स आते थे, जबकि मैं 22 साल की थी और ये लोग 50 साल 40 साल के स्टूडेंट भी आते थे सीखने। तो मैं घबरा जाती थी। और मेरे रॉबी जी, उनका नाम है रॉबी बादल, वो एज ए बिजनेस, ही वॉज ए बिजनेसमैन, तो वो भी कल्चरल सेंटर में 1 घंटे के लिए गाना सीखने आते थे। म्यूजिक के स्टूडेंट थे। वो स्टूडेंट बन के आते थे, लेकिन उनसे मैंने बहुत सीखा। उनसे मैंने हिंदी सीखी। मैं तो बंगाली थी, हिंदी नहीं जानती थी। तो आप म्यूजिक सिखा रहे थे और वो आपको हिंदी सिखा रहे थे। सिखाया, जिंदगी के बारे में सिखाया। फिर हमने दोस्ती हुई,
फिर उन्होंने स्टूडियो बनाया, हमने एक साथ बहुत काम किया। हाँ। फिर मैं चली आई इंडिया में, कुछ साल के बाद वो भी आए और वो भी म्यूज़िक में बिजनेस छोड़ दिया, अभी म्यूज़िक फुल टाइम इन म्यूज़िक। सबसे बड़ी बात है कि वो मुझे बहुत अच्छा समझते हैं, मुझसे अच्छा वो मुझे जानते हैं, मुझे क्या अच्छा लगता है। और आपने जो कहा ना कि अभी भी मैं इतना मेंटेन करती हूँ, इतना परफेक्शन हूँ, बिकॉज ऑफ हिम। थोड़ा बहुत मैं गलत कुछ करती हूँ तो ये तुम्हारा ठीक नहीं, गला ठीक नहीं, अभी कम बात करो, मतलब ऑलवेज ही इज गाइडिंग मी। हाँ, एक सपोर्ट है। और हमारा आर्टिस्ट की ज़िंदगी में बहुत चढ़ाई उतराई है। गाना हिट होता है तो बहुत अच्छा लगता है, काम नहीं मिल रहा है, किसी ने कुछ गलत किया तो फ्रस्ट्रेशन होता है। तो फ्रस्ट्रेशन से कि आप निकलने के लिए जो सहारा है आपके घर से अगर मिलता है, उससे अच्छा कुछ है नहीं। तो ही इज़ ऑलवेज सपोर्टिंग मी, इज़ ऑलवेज इनकरेजिंग मी, ये करो वो करो। और अगर तुम्हें फिल्म में गाना नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ये करो, एल्बम करो, ये करो। तो जब फिल्म में गाना मिलता है वो भी सपोर्ट, मैं घर पे सीखती हूँ तो बताते हैं ये ऐसा करना चाहिए। देन उन्होंने काफ़ी एल्बम किया मेरे साथ। एक ठुमरी एल्बम किया था, वेस्टर्न अरेंजमेंट में, प्योर ठुमरी। उसमें ए आर रहमान जी रिलीज़ किए थे 2008 में। फिर काफ़ी एक रीजनल भोजपुरी एल्बम किया था, वीनस ने रिलीज़ किया था। रोमांटिक एल्बम किया था, बहुत 2-3 रोमांटिक एल्बम, तो बहुत सुपरहिट था। फिर हमने 2022 में जब पेंडेमिक से हम लोग निकले, उस टाइम में हमने भगवद गीता किया। भगवद गीता म्यूज़िक किया उन्होंने, 700 श्लोक उसमें मैंने गाया, उन्होंने कंपोज किया, जी म्यूज़िक ने रिलीज़ किया। अभी संपूर्ण रामचरितमानस उन्होंने किया। 1.5 साल से हम लोग 24 घंटे उसमें बिजी, मतलब बहुत अच्छा। अभी कंप्लीट हो गया तो बस अभी फिर से मैं अपना रिकॉर्डिंग्स और प्रोग्राम में बिजी हो गई। बहुत बहुत बधाई आपको संपूर्ण रामायण के लिए। और इसी के साथ हम शो के एंड पर आ गए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि शो के एंड पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा शो आप एंड करें। और आप जब लाइव परफॉर्मेंसेस पर जाती है तो आखिरी गाना कौन सा गाती है, उसके साथ आप इस शो को एंड कीजिए। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ, हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की दास्तां, सुनेंगे सदा जिसे ये ज़मीं आसमां, हम हैं इस पल यहाँ। ब्यूटिफुल। थैंक यू मधुश्री जी, हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत एंजॉय किया। और मैं आज दिल खोल के बात किया, पता नहीं क्या क्या नहीं मजा आया, बुरा पता नहीं, लेकिन जो मन में आया मैं। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ प्लेबैक सिंगर मधुश्री जी। आपको हमारा ये शो कैसा लगा? मधुश्री जी की आवाज़ में कौन सा गाना आपको पसंद आया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। देखते रहिए बॉलीवुड ठिकाना।